आप जिनके सप्तम भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु होते हैं, वास्तव में बहुत सिंपल, बहुत सीधे, बहुत सुंदर, बहुत सभ्य, सुशील, पवित्र तरह की व्यक्तित्व के लोग होते हैं। लेकिन फंसते कहां हैं, सोचा है कभी? जब आपके पार्टनर्स की बात आती है तो आपकी सोच होती है कि आपका पार्टनर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया का प्राणी हो, बहुत ही बड़ा हो, बहुत ही महान हो। मतलब पार्टनर के बारे में सोच आपकी बहुत ही अलग होती है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो। ऐसे व्यक्ति बिजनेस मैन के फॉर्म में बड़े सक्सेसफुल पाए जाते हैं क्योंकि इनके बिजनेस पार्टनर्स बहुत हाई फाई होते हैं। हाँ, पारिवारिक जिंदगी में कई दफा आप जैसे मित्र बंधु जिनके सप्तम भाव में राहु होता है, एक अजीब चातक की प्यास लिए घूमते हैं, जिन्हें लगता है कि शायद ये व्यक्ति एक वास्तविक सेटिस्फैक्शन दे सकता है। फिर कभी लगता नहीं ये व्यक्ति एक वास्तविक सेटिस्फैक्शन दे सकता है। फिर कभी लगता नहीं ये तो सबसे ही अच्छा व्यक्ति है। ऐसे में आपके पार्टनर कई दफा बहुत बड़े मायावी व्यक्ति होते हैं। वो मित्र बंधु जिनके सप्तम भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु होता है ना, पार्टनरशिप के मामले में आउट ऑफ द बॉक्स की थॉट रखते हैं, अलग ही संस्कृति, अलग ही सभ्यता से पट से जुड़ जाते हैं। बहुधा ऐसे लोग वो होते हैं जो या तो भाग के शादी करते हैं अथवा मैरिज के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लैंड कर जाते हैं। ये सब भी देखने में आया है। हर आदमी के साथ नहीं होता, लेकिन बहुत कॉमन होता है, ज्यादा मात्रा में देखा गया। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं सप्तम भाव के राहु और प्रथम भाव में केतु के उपस्थिति का जो फल है वो क्या मिलेगा, इसके बारे में। वास्तव में बहुत सारे मित्रगण मैसेज करके पूछते हैं यूट्यूब पे कि सप्तम भाव में राहु का क्या फल होता है, प्रथम भाव में केतु का क्या फल होता है, सातवें घर में कौन सा ग्रह खराब होता है, या राहु किस उम्र में अच्छे परिणाम देते हैं। मिला जुला के राहु से संबंधित प्रथम और सप्तम की सारी कष्ट, सारे कंफ्यूजन आपके आज दूर कर दूंगा। अतः ध्यान से सुनिए, आखिरी तक बने रहिए। और अगर परेशानी है, जो कि मैंने बता ही दी अभी कि कई सारी परेशानियां हैं, मैं उसको हाईलाइट भी करूंगा, और कई सारी खूबियां भी हैं, तो हर चीज का आखिरी जाते जाते तक लाजवाब सॉल्यूशंस देके जाऊंगा ताकि आपके कष्ट परमानेंटली खत्म हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, और अगर फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर से फॉलो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब दोस्त, सप्तम राहु और प्रथम केतु के फल को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि सप्तम भाव है किस चीज का। आपको ये याद रखना है कि ज्योतिष पूरा का पूरा तर्क पे कसा हुआ एक काइंड ऑफ साइंस है। काइंड ऑफ बोलना सही नहीं है, वास्तव में साइंस है। साइंस को ये समझ नहीं है क्योंकि साइंस के बहुत ऊपर है। अभी ये वक्त आएगा जब साइंस को रियलाइज होगा। अभी तक तो सिर्फ आप एस्ट्रोनॉमी पे पहुंचे हैं, एस्ट्रोलॉजी तक पहुंचने में साइंस को बहुत टाइम लगेगा। हालांकि एआई आ गया है, हो सकता है टाइम के साथ नजदीक पहुंच जाए साइंस इसके। लेकिन ये समझें कि ये सप्तम भाव किसी भी व्यक्ति के, अगर मानसिकता की बात करूं तो वो अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, सामाजिक छवि है कि आपका समाज में क्या छवि है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर है, हाउ यू रिफ्लेक्ट। देखिए, आप जैसा व्यवहार करेंगे लोग आपके बारे में वैसा ही समझेंगे ना। तो यहाँ मुद्दा ये आ जाता है कि सप्तम भाव शायद आपके इन व्यवहारों को कंट्रोल कर रहा है, जहां आपकी बिहेवियर प्रलक्षित होती है दूसरों के सामने। तदोपरांत आपकी शादी ब्याह है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है। वापिस से, कॉन्ट्रैक्ट बंधन है, लेकिन बंधन एक अंडरस्टैंडिंग है। कई दफा लिखित में होता, कई दफा लिखित में नहीं होता है। इसके अलावे अगर और गहरे उतरें कि भाई शरीर पे क्या है इसका, तो शरीर पे नाभि के नीचे कटी भाग जो है, वो भग वाला जो पोर्शन है, वो आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो ये सब सप्तम भाव के कंट्रोल में आते हैं। इतना ही नहीं, ऊपरी पीठ का जो कूल्हा वाला पोर्शन है और नीचे के पीठ का जो पोर्शन है, ये सब भी सप्तम भाव के तहत आता है। तो अब आपने समझ लिया ना कि आपकी सार्वजनिक छवि से लेकर के आपके शरीर की स्थिति तक जिन चीजों पे सप्तम भाव का प्रभाव है, उन चीजों को राहुदेव, यहां बैठे राहुदेव इफेक्टिव कर देंगे, या तो एक्टिवेट कर देंगे उस एनर्जी से, अथवा डीएक्टिवेट कर देंगे, यानी कि खराब कर देंगे। बहुत शॉर्टकट में, बहुत फटाफट में समझा रहा हूं, आपको बहुत आसानी से ये बातें समझ में आ जाएंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। यहां ये बात जरूर याद रखेंगे कि अगर आपने समझा कि पीठ है
यानी कि सामने का ये पीछे वाला पोर्शन है ना, ऊपर का ये नीचे वाला पोर्शन है ना। तो एग्जैक्टली अगर आप यहाँ कुंडली को देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से कि अगर ये पीठ है, ये नीचे का धड़ है आपका, तो ये सर है। अब सर पे कौन बैठ गया? सर पे केतु बैठ गया। और केतु इज अ सिंपलेस्ट प्लैनेट, बहुत सीधा साधा, बहुत ईमानदार, बहुत उन्नत। क्यों? क्योंकि जब आप दिल से काम करते हैं तो आप बहुत प्योर काम करते हैं। जब आप दिमाग से काम करते हैं तो कई दफा आप ठग भी लेते हैं, लेकिन जब दिल से काम करते हैं तो बहुत ईमानदारी की काम करते हैं। कहने का मतलब है कि जो ये व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के प्रथम भाव में केतु और सप्तम में राहु है, जब इस तरह के व्यक्ति की पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो बहुत सौम्य, बहुत अच्छा, बहुत सुधरा हुआ, बहुत सीधा साधा, लेकिन फिर भी एक मिसिंग सेंस, कुछ खोने की भाव, संग ही पर्याप्तता की भाव। अब ये कितना ही बड़ा विरोधाभास है समझिए। पर्याप्तता इसलिए कि पूरा का पूरा शरीर मिला उसे, जब भगवान विष्णु ने स्वर भानु नाम के राक्षस का वध किया, वास्तव में सुदर्शन चक्र से। अनफॉर्चुनेटली ये अमृत पी चुके थे, सो वध नहीं हुआ। अब सर तो अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। धड़ सिर्फ सर इतना बड़ा, बाकी का पूरा धड़, तो एम्पल का सेंस तो है वहां कि वो पूरा का पूरा शरीर है, फिर भी कुछ मिसिंग है। सो ये चीजें यहाँ पे विराजमान है, यही विद्यमान है इस व्यक्ति के अंदर कि इसके पास में पर्याप्तता है। अब पर्याप्तता किन चीजों में? सिर्फ इस चीज को छोड़ के बाकी हर चीज में पर्याप्तता है सर, ध्यान से समझें इसे। वास्तव में जो राहु का पोर्शन है, हेड का पोर्शन है, सिर्फ इसकी मिसिंग है, यानी कि चातुर्य की, छल छद्म की, अचानकता की, लाव लाव वाले सेंस की, ये चीजें इसकी मिसिंग हैं। ये इसको कहां मिलेंगी? आपने सोचा कभी? जिन बॉडी पार्ट्स की बात करी मैंने, इन चीजों के प्रति इनकी इंक्लिनेशंस इन्हीं चीजों पे जाके स्टेबल हो जाएंगी। इनकी इच्छा होती है कि ये चीजें जहां राहु है वहां पे लाव लाव की प्रवृत्ति बनी रहेगी। है कहां वो? अंडरस्टैंडिंग में। और अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है और बेहतर पार्टनर चाहिए। कई दफा इस तरह की थॉट आ जाती है, महान पार्टनर चाहिए। आपको याद होगा जब द्रौपदी ने भगवान से मांगा था कि मेरी शादी दुनिया के बेस्ट धनुर्धर, दुनिया के बेस्ट गदाधर, दुनिया के बेस्ट सुंदर, दुनिया के बेस्ट न्यायकर्ता, इस तरह के 4-5 गुण उन्होंने भगवान से मांगे कि मेरी शादी तो ऐसे व्यक्ति से हो। भगवान ने तो कह दिया तथास्तु, लेकिन वास्तव में इस तरह का व्यक्ति होता नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो। अल्टीमेटली द्रौपदी को 5 पति मिले एक साथ। ऑप्शन नहीं था। जो बेस्ट गदाधर है वो बेस्ट धनुर्धर नहीं है, जो बेस्ट धनुर्धर है वो बेस्ट न्यायकर्ता नहीं है। एक व्यक्ति में सारे गुण नहीं हो सकते। लेकिन जब इस व्यक्ति की ये चातकी इच्छा होती है तो वो स्वाति के बूंद के पीछे ढूंढता और भटकता रहता है। ये प्रथम केतु और सप्तम राहु की प्रॉब्लम होती है दोस्त। आप अगर अभी तक इस दुष्परिणाम से नहीं गुजरे हैं तो अच्छा है कि आप अपने आप को बचा के रखें, और अगर इस तरह के दुष्परिणाम आपको देखने में आ रहे हैं राहु और केतु के, तो परेशान ना हो। आज ये वीडियो आ गए सुनने ना, इसके बाद आपको दूसरी वीडियो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में ही आपको सारे उपाय बताऊंगा, और अगर आपने कायदे से उन उपायों को कर लिया तो आप सारे कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। अब दोस्त मुद्दा ये है कि जो मैंने कहा कि ये जो खोया हुआ राहु है आपका, वो राहु वास्तव में सप्तम हाउस में जाकर के बैठ गए हैं, और ऐसे में इनकी बुद्धि जहां एक तरफ आपको फोर्स कर रही है कि आपके पार्टनर हाई प्रोफाइल हो, आपकी इच्छा दमित हो रही है और ज्वालामुखी की तरफ फूट रही है उस जगह पे जाकर, संग ही आपकी कामुकता पे भी इसका प्रभाव है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इन्हीं चीजों के आसपास है। ऐसे में वो मित्र बंधु जो इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापार में आ गए, जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करते पाए गए हैं, वो मित्र बंधु जो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया के अराउंड काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी आउटपुट लेके आ रहे हैं, इनका बिजनेस स्काई रॉकेट हो चुका है, ऐसा दिखाई पड़ता है। अगर इसको और गहरे समझने की कोशिश करें कि प्रथम हाउस का केतु और सप्तम हाउस का राहु क्या फल देगा आपको, तो समझें कि यहाँ बैठे हुए राहु देव अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखते हैं। ये लाभ भाव एक भाव है जहां पे आपकी इच्छाएं हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट है,
आपके बड़े भाई बहन हैं। ऐसे में आपको इन सब से बेनिफिट होती दिखती है। तदुपरांत जब वो अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देखते हैं तो बार बार आपके दिमाग में एक मिसिंग सेंस डालते हैं कि बॉस सब कुछ तो है बट सर नहीं है। ऐसे में आप सामान्य जगत से चालाकी कम रखते हैं और यहाँ पे वो प्रश्न जो प्रथम भाव में केतु का फल क्या होता है वो और प्रभावी हो जाता है, कारण कि आपको थोड़ा डिटैच्ड और अकेला बनाता है। समाज के दृष्टिकोण में आप एक रहस्यमयी व्यक्ति होते हैं। अभी बोला था ना कि सामाजिक सोच क्या है, समाज का आपके प्रति सोच क्या होती है, वो इस भाव से समझ में आता है। और ऐसे में आपको यहाँ पे वो थोड़ा सा मिस्टीरियस, थोड़ा सा रहस्यमयी टाइप का पर्सनैलिटी बनाता है, एक जासूस, गुप्त तरीके से काम कर लेने वाला। क्योंकि केतु हमेशा इनर सेंस रखता है, राहु हमेशा आउटर सेंस रखता है। बहिर्गामी एनर्जी है राहु, जो फैलती जाती है, और केतु सिकुड़ती जाती है, अपने अंदर एब्जॉर्व करती जाती है। तो ऐसे में आपके अंदर लगातार परिवर्तन दिखाई पड़ता जाता है और ये परिवर्तन अचानक होता है। ये बहुत शार्प तब दिखाई पड़ता है जब आप किसी पार्टनर सरीखे मित्र से मिल जाते हैं या मिलते हैं, जब बिजनेस करते हैं। तदोपरांत यहाँ बैठे राहु का पूर्ण नवम दृष्टि आपके यहाँ तृतीय भाव पे पड़ता है और ऐसे में ये भाव एक्टिवेट हो जाता है और ये भाव आपके छोटे भाई बहन का है, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी का है। इन सब में बड़ी तीव्रता आ जाती है। कई दफा इनके साथ वैमनस्यता भी दे देते हैं और कई दफा आपकी पर्सनैलिटी बड़ी निखर के सामने भी आती है। ये सब कुछ बहुत सामान्य चीजें हैं जो सप्तम राहु और प्रथम केतु के साथ हुआ करती हैं। अब मित्र, ये समझने वाली बात है कि ये राहु और ये केतु कब अच्छे होते हैं, क्योंकि जब ये अच्छे होंगे ना आपकी कुंडली में तो ये बहुत ही लाजवाब फल देंगे आपको, और अगर ये राहु केतु खराब होंगे आपकी कुंडली में तो ये बहुत ही एक्सट्रीम बैड इफेक्ट देते हैं। अब मुद्दा ये है कि कैसे समझें इसको समझने का बहुत ही सामान्य, बहुत ही साधारण तरीका है, जिसमें सर्वप्रथम पहली बात यह है कि अगर ये भाव जो सप्तम है और जहां राहु बैठे हैं उस भाव पे जो नंबर लिखा है, अगर वो नंबर 2, 3, 6, 7, 10, 11 है तो ये भाव अच्छा हो जाता है और राहु बेहतर आउटपुट लेके आते हैं। आप एक सक्सेसफुल इंसान होते हैं हर उतार चढ़ाव के बाद भी। एट द सेम टाइम अगर इन भावों में जो नंबर लिखा है 1, 4, 5, 8, 9, 11 तो समझिए कि ये भाव उतना अच्छा नहीं रह गया राहु के लिए, जिसके परिणाम आपको प्रतिकूल मिलते हैं। इसमें पार्टनर धोखेबाज तक मिल सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले लाइफ पार्टनर्स मिल सकते हैं, ये सब कुछ संभव है। अब ऐसे में मित्र, मुझे नहीं पता कि आपके जन्म पत्रिका में यहाँ कौन सा नंबर लिखा है। अगर आपको याद हो अथवा आप इस वीडियो को यहाँ रोक पाएं तो एक बार अपनी जन्म पत्रिका को चेक करें और यहाँ लिखें। अगर मेरे पास में कुछ समय रहा तो मैं संभवतः हाईलाइट कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो मित्र, प्रश्न ये भी था कि राहु किस उम्र में अच्छे परिणाम देता है। तो समझे यहाँ पे कि 30 से 40 वर्ष की उम्र होती है प्रायः, जिस उम्र में व्यक्ति बड़ा विदेशी डील, बड़ा एग्रीमेंट क्रैक करता है। बहुधा ये व्यापार से प्राप्त होता है क्योंकि राहु सप्तम होते हैं और ये जिंदगी को बड़ा ही लाजवाब तरीके से आगे लेके जाता है। फिर भी मित्र, अगर आपकी परेशानी राहु के खराब प्लेसमेंट से, अन्यथा इनके साथ में बैठ गए सूर्य और चंद्र अथवा किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि अथवा इनके प्रेजेंस से आप दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए 4-5 उपाय हैं जो कि लाजवाब हैं, जादुई तरीके से आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर देंगे। ऐसे भी आपने गौर किया होगा, तो गौर किया ही होगा अभी तक की उम्र में, कि आपकी जिंदगी में सडन चेंजेस आते रहे। तो आपके लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट उपाय है और रामबाण है कहें तो, वो है माता गौरी का अथवा पार्वती का या छिन्नमस्ता का, जो कि षष्ठी की देवी हैं। इनमें से किसी भी देवी का, प्रायः स्त्रियों को गौरी की और पुरुषों को माता छिन्नमस्ता की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य सुख रिस्टोर होता है, शादी में चल रही उठापटक खत्म हो जाती है, शादी विलंब से हो रही है उसकी भी समाप्ति हो जाती है। तदोपरांत आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है ओम रांग राहुवै नमः का पाठ किसी भी शनिवार संध्या काल से नित्य 108 बार करना। आपके लिए तीसरा लाल किताब के टोटकों में से एक है, वो है कि एक चौकोर
चांदी का टुकड़ा अपने बेडरूम में संभाल के रखें। आपके लिए जो चौथा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि एक 7 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में पिरो के अपने गले में धारण करें। आपके लिए जो 5वां इंपॉर्टेंट उपाय है कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही जने एक एक छोटा ओपेल किसी भी शुक्रवार को अपनी रिंग फिंगर में धारण करें, अथवा एक अच्छा गोमेद या लहसुनिया का धारण करना भी बड़ा ही शुभ और प्रॉब्लम से मुक्ति का रास्ता देता है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। इसके फायदे के बदले नुकसान संभव है। राहु केतु एक साथ एक्सिस बिजनेस में तो करोड़पति बना सकता है, लेकिन शादी में बर्बादी भी दे सकता है। अतः आपके लिए जो प्रो टिप्स है वो है कि हमेशा अपने पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी बरतें, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें, कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहें और ये याद रखें कि हर आदमी में कमी होती है, उसको उस कमियों के साथ ही अंगीकार कर लें। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपकी पारिवारिक जिंदगी बेहतर चलेगी। व्यापार तो ऑलरेडी बेहतर चलेगा ही। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें। संग ही ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।